नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर हैशटैग इंग्लिश में। आज हम लेके आए हैं एएससी आरओ 2020 का पेपर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2020 यानी आरओ जो रिव्यू ऑफिसर का पेपर था उसी को लेके आए हैं और इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन देंगे 1, 2 या 3 पार्ट में, जो भी जैसे हो पाएगा। आपको क्या करना है, बस इसे ध्यान से सुनना है और ध्यान से 2 या 3 बार देखना है। 2-3 बार मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि एक बार में तो ये पूरा पेपर आपके समझ में पूरा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि जो मैं आंसर तो नहीं बताया हूँ, मैं उससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं या जो भी वर्ड्स दे रखे हैं उनसे रेलेवेंट जो भी वर्ड हैं वो मैं बताया हूँ। और जैसे कोई ईडीएम आया है उसे रेलेवेंट जो भी ईडीएम अगर पॉसिबल है आ सकता है एग्ज़ाम में या इससे पहले कभी पूछा गया है तो मैं उसको भी बताया हूँ। बस क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं लिख तो नहीं पा रहा हूँ और ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐप के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस पेपर को रिवाइज़ करते रहिएगा। और ऐसे ही मैंने स्टेनो का पेपर दिया है, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया है, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही स्टेनो के सारे पेपर करा दूंगा और आरओ का भी ये कराऊंगा, आरओ का भी करा दूंगा, 2018-19 सब करा देंगे। तो आप इसे पढ़ते रहिएगा, बस आपका काम है इसे ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, क्वालिटी तो नहीं है बट इसे मतलब मैनेज करिएगा, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। क्वालिटी तो नहीं है लेकिन आपको सॉरी हाँ, इसकी मतलब वीडियो की क्वालिटी नहीं है, बाकी आपको सोल्यूशन की क्वालिटी मिलेगी। वीडियो की क्वालिटी है तो आपको नहीं है, तो आपको स्मार्ट बोर्ड पे ही मिलेगी अच्छी, यहाँ पर तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्वालिटी मिलेगी, कंटेंट्स की क्वालिटी मिलेगी। तो आप चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला देखते हैं 131। ये ए सीरीज़ का है, सीरीज़ देख लीजिए, ये ए सीरीज़ है, ए सीरीज़ का है। और ए सीरीज़ का सबसे पहले क्वेश्चन 131 से इंग्लिश का स्टार्ट होता है। पता है आपको 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये इंग्लिश का। और आरओ के पर्पज़ से, देखिए सिलेक्शन इसी से समझ लो हो जाता है। जिसका जीएस कंप्लीट है और इंग्लिश भी कंप्लीट है, सिलेक्शन डन है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पूरी आपको बताने की, बाकी शुरू करेंगे। 131 का सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द बेस्ट एंटोनिम फॉर कंडेम्न। व्हाट डू मीन बाय कंडेम्न? सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कंडेम्न का मतलब क्या है। कंडेम्न मतलब निंदा करना, वर्ब है, ध्यान रखिएगा, निंदा करना। साइनो अगर इसकी बात करें, साइनो बोले तो सिनोनिम्स, अगर सिनोनिम की बात करें तो सेंश्योर हो जाएगा, आपने वर्ड सुना होगा सेंश्योर, CENSURE सेंश्योर। रिवाइल आपने वर्ड सुना होगा, विलीफाई आपने वर्ड सुना होगा, कैस्टिगेट वर्ड आपने सुना होगा, डिप्लोर वर्ड सुना होगा। ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ इनको बस ध्यान से सुनते रहिएगा, हो सके तो आप नोट कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में, नोट कॉपी में बना लीजिए कॉपी, उस पर डाल दीजिए आरो हेडिंग। एक्सीक्रेट वर्ड हो जाएगा, रेप्रीहेंड वर्ड हो जाएगा, रिप्रोबेट हो जाएगा, डिक्राई हो जाएगा, अनेथमेटाइज हो जाएगा। अनेथमेटाइज वर्ड याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, बेस्ट एंटोनिम फाइंड करना है। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस। ऑप्शन ए में दे रखा है डिनाउंस। व्हाट डू मीन बाय डिनाउंस? डिनाउंस का मतलब वही होता है जो कंडेम्न का मतलब होता है, यानी निंदा करना, किसी की इंसल्ट करना। पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा करना, माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस जिसे बोलते हैं, हैव मर्सी ऑन जिसे बोलते हैं, उसका मतलब पार्डन होता है। कन्विक्ट मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, दोषी ठहराना, इस टाइप से। क्रिटिसाइज़ का मतलब भी सेम वही होता है जो कंडेम्न का मतलब होता है, मतलब इंसल्ट करना या क्रिटिसाइज़ करना, किसी चीज़ की आलोचना करना किसी की। तो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल एंटोनिम है वो है पार्डन। तो हमको यहाँ पर सिलेक्ट जो आंसर करना है वो बी करना है, बी ऑप्शन, बी फॉर बी बॉल। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में कह रहा है कि इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फोर्थ हैज़ एन एरर, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। अब हमें देखना है कि इसमें से जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन से पार्ट में एरर है या नहीं है। नहीं तो है ही नहीं, है ज़रूर, क्योंकि नो एरर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखते हैं, अब लिखा अ फायर, एक आग, हैज़, अब आपको पता ना, हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके बाद आती है अगर ये हेल्पिंग वर्ब बन रही होती है। तो हैज़ हैव हैड के बाद आपको पता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पर जो एरर हमको मिल गई, पहले ही दिख गया कि ब्रोक नहीं होगा, क्योंकि ब्रोक तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन होना चाहिए था। अब ब्रोकन के साथ प्रिपोजिशन यहाँ पर आउट लगा है, ब्रेकआउट। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट, यानी कि मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, फ्रेज और ईडियम में अंतर क्या होता है। फ्रेज यानी व्हेनेवर अ प्रपोजिशन और अ पार्टिसिपल
कम्स विद अ वर्ब दैट बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब। एक चीज़ हो गई। अब ईडियम क्या होता है? ईडियम में जो भी जितने भी वर्ड्स होंगे उनके अपनी खुद की अलग सेपरेट मीनिंग होती है, लेकिन जब वो वर्ड्स सारे एक साथ कंबाइन किए जाते हैं तो वो एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं, वो ईडियम होता है। ईडियम और फ्रेज में बहुत ज़्यादा अंतर है, याद रखिएगा। कभी बता दूंगा इसकी और भी चीज़ें गहराई से। तो अब देखते हैं सेंटेंस को। अ फायर हैज़ ब्रोकन होना चाहिए था, पर ब्रोक नहीं, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए था। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन इर्रेगुलर वर्ब है, याद रखिएगा। अ फायर हैज़ ब्रोकन आउट एट अ, अब देखो लिखा है अ फायर हैज़ ब्रोकन आउट वेयर, एट अ डिसयूज्ड यानी ऐसी होटल जो यूज्ड में नहीं थी, अनुपयोगी थी, नॉन यूज थी, वहाँ पर। ऑन दी सी फ्रंट यानी कि वो जो कोस्टल एरिया है उसके आसपास जो होटल थी वो डिसयूज थी, जिसका यूज में नहीं थी, वहाँ पर उस होटल में फायर ब्रोक आउट हुई यानी आग लगी थी, इसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं ब्रेकआउट के हम फ्रेज देख लेते हैं, सॉरी ब्रेक के फ्रेज देख लेते हैं। तो सबसे पहला फ्रेज हम देख लेते हैं ब्रेकआउट ही। ब्रेकआउट मतलब होता है अचानक से शुरू हो जाना किसी चीज़ का, अचानक से स्टार्ट होना, उसे बोलते हैं ब्रेकआउट। अब कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी अचानक से हो जाए, उसे बोलते हैं घटना, किसी इंसिडेंट का अचानक से होना, उसे ब्रेकआउट बोलेंगे। ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन मशीन का ख़राब हो जाना, किसी काम मतलब मशीन कोई काम करना बंद कर दे, उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। अचानक से रो पड़ना इंसान का, फूट पड़ना, मानसिक संतुलन खो बैठना, उसे भी हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक इनटू क्या होता है? ब्रेक इनटू होता है टू इंटर अ बिल्डिंग फोर्सफुली, किसी बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुसना, सेंध मारना, उसे बोलते हैं टू ब्रेक इनटू। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ब्रेकअप तो आपको वर्ड पता ही है, छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्से में तोड़ना। और दूसरा रिलेशन को भी एंड करना, उसे भी हम ब्रेकअप बोलते हैं। ब्रेकअप तो ब्रेकअप यानी कि रिलेशन को भी एंड करना और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, उसे भी हम ब्रेकअप बोलते हैं। और एक और इसका क्वेश्चन आता है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? ब्रेक थ्रू मतलब कि नई महत्वपूर्ण खोज, बेसिकली इन साइंस में जब कोई बेहतरीन खोज मिलती है, नई खोज मिलती है, उसे हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू कंबाइंड वर्ड है, याद रखिएगा। अलग अलग कर देंगे तो ब्रेक थ्रू फ्रेज बन जाएगी। कंबाइंड वर्ड ये एक नाउन है, ब्रेक थ्रू, नई महत्वपूर्ण खोज। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में कह रहा है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सटेसी। इसे सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा, एक्सटेसी बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन पे बेसिकली ध्यान दीजिएगा। एक्सटेसी, एक्सटेसी क्या होगा? अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसका सिनोनिम बताना है, यानी इसका पर्यायवाची बताना है। एक्सटेसी, एक्सटेसी होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेसी? एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद, यानी कि सुख की अनुभूति, उसे बोलते हैं एक्सटेसी। अब हमें यहाँ पर सिनोनिम बताना है तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसके सिनोनिम्स हम अपनी तरफ से देख लेते हैं। जैसे रप्चर हो जाए, आपने सुना होगा रप्चर वर्ड। रैप्चर, जॉय, एंथुजियाज्म, ब्लिस, यूफोरिया, फॉरवर, इलेशन, जुबिलेशन, रैविशमेंट, एक्सल्टेशन, रैप्सोडी। रैप्सोडी आपने वर्ड सुना होगा। रैप्सोडी के स्पेलिंग में बता दे रहा हूँ, RHAPSODY, रैप्सोडी होता है। अरे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कभी टाइटल में भी पढ़ा होगा, कहीं किसी बुक में भी, अच्छी बुक में पढ़ा होगा, वहाँ पर लिखा होता है न्यूज़ टाइटल में। बेसिकली न्यूज़पेपर में तो बहुत ज़्यादा मिलता है। रैप्सडीज़ ऑफ अप्रेज, रैप्सडीज़ ऑफ प्रेज, प्रेज, रैप्सडीज़ ऑफ प्रेज, तो आपने ये पढ़ा होगा कई बार। तो हमें यहाँ पर इसका सिनोनिम सेलेक्ट करना है गिवन ऑप्शंस में। ऑप्शन जो दे रखे हैं, ए में डिलाइट दे रखा है, बी में एगनी दे रखा है। इसे ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इसे एगोनी पढ़ते हैं, एगोनी नहीं एगनी, एगनी पढ़ेंगे, एगनी। सी में डिस्पेयर है, डी में टॉर्मेंट है। ए का डिलाइट का मतलब होता है बहुत ही खुशी, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको आंसर देना है डिलाइट को। बी ऑप्शन एग्नी होता है मतलब पीड़ा, दर्द, निराशा, उस टाइप से। डिस्पेयर भी निराशा होती है, एग्नी। टॉर्मेंट भी एग्नी होता है। तो यानी कि ये जो तीनों वर्ड दे रखे हैं बी सी डी, ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 134 व्हाट इज द सिनोनिम फॉर ऑफ द वर्ड एंट्रेपिड। अब एक वर्ड आया एंट्रेपिड। एंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एंट्रेपिड? एंट्रेपिड मीन्स होता है निडर, एडजेक्टिव है, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है ये एंट्रेपिड। इसका मतलब क्या होता है? निडर, बहादुर, ब्रेव इंसान, बोल्ड इंसान होती है ना, ब्रेव इंसान, बोल्ड इंसान, वैलियंट इंसान, वेलरस आपने वर्ड सुना होगा, गैलेंट। गैलेंट यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा और इसी से गैलेंट्री अवार्ड बना है, गैलेंट्री अवार्ड।
तो करेजियस आपने सुना ही होगा। डाउंटलेस यानी निर्भीक, निडर। डेयरिंग साहसी, डेयर डेविल, आपने दिल्ली डेयर डेविल का नाम सुना होगा आईपीएल टीम में। पहले इसका नाम दिल्ली डेयर डेविल था, अब तो दिल्ली कैपिटल हो गया। पहले दिल्ली डेयर डेविल था। डेयर डेविल मीन्स जांबाज। इंडोमिटेबल हो जाएगा, स्टालवर्ट हो जाएगा, दिग्गज। ऑडासियस मतलब निर्भीक, निडर। वेंचरस साहसी, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगर इनके हमें क्या दिखाना है, सिनोनिम की ही बात करनी है, तो अब सिनोनिम ऑप्शंस में देखते हैं। गिवन ऑप्शन में टिमिड दे रखा है। टिमिड मीन्स होता है कायर। वैलिएंट मीन्स बहादुर, शानदार, बहादुर मतलब ब्रेव। वैलिएंट, तो वैलिएंट हमारा बेस्ट ऑप्शन है। वैलिएंट ही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। वी मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर बी, बॉल, वैलिएंट। माउसी और कावर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। इन दोनों का मतलब है टिमिड, कायर, यानी कि टिमिड हो गया, माउसी हो गया, कावर्ड हो गया। इन ये तीनों जो वर्ड हैं एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। इन तीनों का मतलब हो जाएगा डरपोक, कायर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। 135 अगेन हमारा एंटोनिम पे है। चूज द ऑप्शन दैट इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्पेंड थ्रिफ्ट। व्हाट डू मीन बाय स्पेंड थ्रिफ्ट? स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला। स्क्वेंडरर यानी कि बहुत ज़्यादा जो खर्चा करे, बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाए, धन की निष्कर्षित बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाए, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा उसका। अब उसे सिनोनिम इसके देख लेते हैं पहले। स्पेंड थ्रिफ्ट के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, ज़रा सोचिए। प्रोफिलिगेट हो जाएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, प्रोफिलिगेट मैंने बोला है, प्रोलिफरेट नहीं बोला। प्रोलिफरेट मीन्स होता है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, पैदा करना। लेकिन प्रोफिलिगेट मतलब कि ख़राब करना, बर्बाद करना, तहस नहस करना। स्पेंड थ्रिफ्ट बेसिकली पैसे के लिए। प्रोफिलिगेट करना, प्रोडिगल आपने सुना होगा, स्क्वेंडरर आपने सुना है, इम्प्रोविडेंट आपने वर्ड सुना होगा, एक्स्ट्रावैगेंट आपने वर्ड सुना होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके इसके, तो आप सुनते रहिएगा इसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको नोट करना चाहें तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कर लीजिएगा कहीं, और आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिएगा, या फिर वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। कोई भी काम आप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जिससे आपको उचित लगे उस हिसाब से। तो इसमें हमें देखना क्या है, एंटोनिम फाइंड करना है, यानी कि जो वर्ड गिवन दे रखे हैं इनमें से हमें एंटोनिम फाइंड करना है। बेस्ट पॉसिबल एंटोनिम क्या होगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस अपने। एक्स्ट्रावैगेंट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्पेंडर यानी बोलते नहीं बिग स्पेंडर है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है, बहुत बड़ा खर्चीला है बिग स्पेंडर, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टिंजी कंजूस होता है। अब स्पेंड थ्रिफ्ट तो बड़ा ही खर्चीला इंसान होगा, वो तो कंजूस नहीं है, तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, स्टिंजी हो जाएगा। स्टिंजी मीन्स क्या होता है, कंजूस। फ्रूगल, माइजर जिसे बोलते हो, थ्रिफ्टी जिसे बोलते हो, वो सारे के सारे कंजूस से हो जाएंगे। वेस्ट्रल बहुत ज़्यादा ख़राब करने वाला, तहस नहस कर मतलब पैसे के लिए बर्बाद करने वाला, उसे वेस्ट्रल बोलेंगे। तो ए, बी और डी आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, जो स्पेंड थ्रिफ्ट के सिनोनिम हो जाएंगे। अब इस मनी से रिलेटेड आपके पास कई सारे ईडियम जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हाँ, कई सारे ईडियम्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बस उसे ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहला ईडियम मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिंग होम द बैकन। ब्रिंग होम द बैकन, BACON, बैकन। बैकन मीन मतलब क्या है, बैकन का लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है मीट, पिग का मीट, तो उस टाइप से। लेकिन मैंने बताया ना कि जब ईडियम होती है हर एक वर्ड की अपनी मीनिंग होती है, लेकिन जब उनको कंबाइन किया जाएगा एक फ्रेज़ बनेगी जो, तो वो अलग मीनिंग देगी, वो ईडियम हो जाएगी। जैसे ब्रिंग होम द बैकन, अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि टू अर्न मनी, पैसे कमाना। अब ये ईडियम जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, और अच्छे एग्ज़ाम में आया है, मुझे लगता है CDS में आया है, जहाँ तक मुझे बेस्ट पॉसिबल याद आ रहा है वो CDS के एग्ज़ाम में आ रहा है, CDS में ही आया था। आप लोग बताइएगा किस एग्ज़ाम में आया है। आया ज़रूर है, ये मैं 100% बता रहा हूँ दावे के साथ, और अच्छे एग्ज़ाम में आया है ये भी बता रहा हूँ। ब्रिंग होम द बैकन, टू अर्न मनी, ये बोलते हैं इसे। सेकेंड ऑप्शन है ब्रेड एंड बटर। अब देखो ब्रेड एंड बटर की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, अर्न लाइवलीहुड, अपनी जीविका यापन करना, जीविका चलाना, अर्न लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर हो जाएगा। थर्ड नंबर कह रहा है मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज़। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है तो आप बोल सकते हो उसे, भैया पैसा पेड़ पे नहीं उगते हैं। मनी डजेंट ग्रोज ऑन ट्रीज़, सॉरी मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज़, मैं डज के साथ ग्रोज कैसे लगाऊंगा, मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज़ ये बोलेंगे, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज़, ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। ये भी हमारा, सॉरी इसका एक और ईडियम आपको बता दे रहा हूँ, कई ईडियम हैं मुझे याद आ रहे हैं। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, ये भी एक ईडियम होता है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा धनाढ़ परिवार में पैदा होना। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ इसे बोलते हैं।
गो डच आपने वर्ड सुना है, गो डच। गो डच का मतलब होता है कि टू शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट इसे बोलेंगे सही से, रेस्टोरेंट। अगर किसी रेस्टोरेंट में आ गए और आपने खाना खाया, फिर आपने जो बिल दिया वो आपने गो डच कर दिया, यानी आपने उसमें शेयर कर लिया, थोड़ा आप दे दिया, थोड़ा वो दे दिया, थोड़ा वो दे दिया, सभी लोग मिल के दे देना, उसे गो डच बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं टू शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कॉस्ट को शेयर करना, बांट लेना आपस में। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ एक आपको ईडियम आता है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। और सेम इसी के मिलता जुलता एक ईडियम आता है, मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट, और कभी कभी इसके साथ आ जाता है मेक बोथ एंड्स मीट, ऐसे समझ जाएगा। तो इसके ईडियम का भी मतलब वही होता है टू अर्न लाइवलीहुड, अपनी जीविका यापन करना, जीवन यापन करना, इस टाइप से। बर्न अ होल इन योर पॉकेट, ये भी आपने ईडियम सुना होगा, बर्न अ होल इन योर पॉकेट। इसका वही मतलब होता है कोई इतनी महंगी चीज़ है जो आपके पॉकेट में छेद कर दे, यानी आपकी सारी पॉकेट खाली कर दे, उसे ही बोलते हैं बर्न अ होल इन योर पॉकेट। एक और ईडियम आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। वुल्फ बोलेंगे इसे, वुल्फ नहीं बोलेंगे, वुल्फ, उल्वरीन वाला वुल्फ, जो मूवी आई थी उल्वरीन की, वही। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, WALF, वुल्फ। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है टू कीप फ्रॉम स्टार्विंग, यानी भुखमरी दूर करना, यानी कि टू मेंटेन वन सेल्फ एट अ मिनिमल लेवल, अपने आप को किसी मिनिमल लेवल पर मेंटेन रखना है, अपनी जीविका चला पाना, उसे बोलते हैं कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। और इसका बेस्ट ऑप्शन जो आता है वो यही आता है, टू कीप फ्रॉम स्टार्विंग, भुखमरी से। स्टार्विंग बोलते हैं ना, स्टार्विंग, भुखमरी। टू कीप फ्रॉम स्टार्विंग, भुखमरी से दूर रखना, उसे बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं 136 में। 136 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब। अब हमने आपको अपनी क्लास में बता चुका हूँ कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो वर्ड सेंटेंस में यूज किया गया है क्या ग्रामेटिकल मीनिंग और कौन सी मीनिंग कन्वे कर रहा है सेंटेंस में, क्योंकि अलग अलग वर्ड के अलग अलग मीनिंग होती है अलग अलग जगह पर। एक वर्ड, वही वर्ड सेंटेंस में एक जगह यूज हुआ तो कोई दूसरी मीनिंग देगा, और वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में यूज हो रहा होगा तो कोई दूसरी मीनिंग देगा, इसलिए इसे बोलते हैं पार्सिंग। यानी हर एक वर्ड की ग्रामेटिकल मीनिंग आपको आनी चाहिए कि उसकी क्या ग्रामेटिकल फिगर वो वहाँ पर कन्वे कर रहा है उस सेंटेंस में, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे, बेहतर आप इंग्लिश कर पाएंगे। तो इस चीज़ को मैं देखकर आपको बता रहा हूँ। चलिए देखता हूँ इसमें क्या कर रहा है। हमें ये सिलेक्ट करना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें फाइंड करना है कि इनमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों काम कर सकता है, यानी नाउन भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकता है। तो प्रेज्यूम तो हमें पता है, प्रेज्यूम का मतलब क्या होता है, एज्यूम करना, टू एज्यूम समथिंग। तो प्रेज्यूम मीन्स टू एज्यूम, दैट मीन्स ये वर्ब बन गई। अब ये कंप्लीट वर्ब है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, याद रखना। प्रेज्यूम, प्रेज्यूम्ड, प्रेज्यूम्ड हो जाएगी। एज्यूम्ड, एज्यूम्ड, एज्यूम्ड हो जाएगा। परमिट, ये वर्ड ऐसा है, परमिट नाउन भी होता है, परमिट वर्ब भी होती है, यानी यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर बी। आपका जो आंसर होने वाला है वो बी बॉल होने वाला है। परमिट, परमिट जब नाउन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा आज्ञा, परमिट जब वर्ब होगी तो इसका मतलब हो जाएगा आज्ञा देना। परमिट करना, परमिट, परमिट देते हैं। प्रेस्टीज कंप्लीट नाउन है। प्रेस्टीज मीन्स क्या होती है, प्रतिष्ठा आपकी, तो ये नाउन है, ये वर्ब नहीं बन सकती। प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा। प्रेशर, हु अप्लाइज प्रेशर, अब जो प्रेशर को अप्लाई करने वाला उसे प्रेशर बोलते हैं, यानी प्रेशर को अप्लाई करने वाले इंसान को हम प्रेशर बोलते हैं। तो ये प्रेशर तो डी नाउन हो जाएगा, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी बॉल परमिट है, जो वर्ब और नाउन दोनों बन सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा, अब प्रैक्टिस करेंगे, अब खूब प्रैक्टिस करेंगे और इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। मेरे बच्चे समझ गए होंगे, जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ क्लास में, वो मेरे सब समझ गए होंगे, उनके लिए बहुत बेहद ही आसान है पेपर, उन सब के लिए बेहद ही आसान पेपर है ये हम नहीं कह रहे, वो खुद ही लोग कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया आपको, एक मुझे ईडियम आ गई कंडम्न की याद करने के लिए। कंडम जो मैंने पहला वर्ड बताया उसका मतलब होता है निंदा करना, उसके लिए एक ईडियम आती है ब्लो अप इन समबडीज़ फेस। ब्लो अप इन समबडीज़ फेस, ये एक ईडियम आती है, प्रहार करना। और एक दूसरी ईडियम आती है बिस्मर्च समबडीज़ रेपुटेशन। बिस्मर्च यानी BESMIRCH, बिस्मर्च समबडीज़ रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को बिस्मर्च करना, ख़राब करना, प्रदूषित करना, उसे भी बोलते हैं। एक और आती है ड्रैग समबडीज़ नेम थ्रू द मायर या मड। ड्रैग समबडीज़ नेम थ्रू द मायर और मड, ये 3 ईडियम आते रहते हैं, इससे मिलते जुलते, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 137 पे। तो 137 हमारा जो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब दे रखा है द नेशंस। अब द नेशंस डैश हैज़ मेड 2 and even 3 कार फैमिलीज द नॉर्म। 2 and 3 कार फैमिलीज मतलब कि, अब ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में, अब हमें देखना है कि ऑप्शन हमारे क्या है।
क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है फैमिलीज़ के बारे में, 2-3 कार्स के बारे में। अब देखो जब कार हम रिलेट करेंगे, अगर मैं कुछ नहीं आ रहा तो मैं एक तरीका और आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, मान चलो मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं रिलेट करूँगा, ऑप्शन एलिमिनेशन करूँगा। क्या जो कार फैमिली होंगी, कॉमन सेंस लगाएंगे एग्जाम में, क्या कार फैमिली होंगी, कार होंगी तो क्या पॉवर्टी होगी? नहीं। अगर पॉवर्टी इंसान के पास यानी गरीबी है तो कार कैसे खरीद पाएगा? पॉवर्टी मीन्स गरीबी होती है। डर्थ यानी अकाल होगा, अगर स्कार्सिटी होगी, शॉर्टेज होगा किसी चीज़ का, अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो कार कहाँ खरीदेगा? वो भी ऑप्शन गया, ख़त्म। अफ्लुएंस आंसर बचा हमारे पास। अफ्लुएंस मीन्स होती है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ। अब जाहिर सी बात, जब पैसा होगा, वेल्थ होगी, तभी हमारे पास कार फ्रेंड ये सब बातें कर पाएंगे। क्राइसिस जानते हो, कमी होती है किसी चीज़ की, तबाही, इस टाइप से क्राइसिस। ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? क्राइसिस। क्राइसिस का सिंगुलर क्राइसिस, SES वाला लास्ट में। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर सी। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस वी कैन एलिमिनेट ऑल अदर ऑप्शन एक्सेप्ट सी, है ना। जो सी ऑप्शन है वही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अफ्लुएंस यानी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ जब होगा तभी आपकी बात ऐसी कर पाएंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट 138 देखिएगा। 138 कह रहा है कि व्हाट इज़ मेंट बाय इडियम फॉर क्राई फ्रॉम। फॉर क्राई फ्रॉम मीन्स what you assume is totally different from what is real, सॉरी, जो आप एज्यूम करते हो उससे टोटली डिफरेंट है आप जो रियलिटी है, यानी रियलिटी से आप कई गुना मतलब अलग चीज़ें, उसे बोलते हैं फार क्राई फ्रॉम। समथिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, किसी चीज़ से दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा अलग होना, डिफरेंट होना, उसे बोलते हैं फार क्राई फ्रॉम। समझ गए होंगे आपका आंसर कौन सा होने वाला है इसमें? वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग और समवन। यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर बी। ये ईडियम है, इसके मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। डेली बेसिस पे याद करते रहिए आप, टाइम टू टाइम, 10 दिन में 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में। और पहले दिन जब देखिए आप तो इसे 2-3 बार जरूर देखिएगा, फिर आप 10 दिन 12 दिन जो भी इतने बाद रिवाइज़ करना चाहें रिवाइज़ करते रहिएगा अपने हिसाब से। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 139 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना, ये हमें बताया गया है कि ऐसा करिए आप। अब हमारे पास ऑप्शन है दे स्टैंड व्हाट, दे स्टैंड। अब देखो दे स्टैंड यानी मध्य हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टैंड हमारी मेन वर्ब हो गई। अब जो बाकी पार्ट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? यानी दे के बाद जो बाकी पार्ट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही सोचा, सब्जेक्ट के बाद जो भी टेस्ट पार्ट होता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। अब हमारे पास दे स्टैंड क्या बताते हैं वो बताते हैं एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स, जो क्राइम के अक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्राइम के दोषियों को मानवता के खिलाफ बताया। यही तो कह रहा है, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता और क्राइम अगेंस्ट, ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, जो दोषी हैं क्राइम के, है ना। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया क्राइम के जो दोषियों को, यानी उन्होंने क्राइम के दोषियों को मानवता के खिलाफ ठहराया, बताया। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। एक्यूज्ड ऑफ यानी वी मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर बी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। स्टैंड, दे स्टैंड उन्होंने उन लोगों के बारे में बताया। कौन से लोग? जो लोग एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स थे। एक्यूज्ड ऑफ क्राइम यानी क्राइम के दोषी, समझिएगा ध्यान से सेंटेंस को। एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स का मतलब है क्राइम के दोषी। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ उन लोगों को बताया जो क्राइम के दोषी थे, यानी जो भी जितने भी दोषी हैं वो सब मानवता के खिलाफ हैं, और ये ऐसा कहने वाले वे लोग हैं, ऐसा भी बोल रहे हैं सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में आपसे कोई खास लेना देना नहीं है और बहुत ही आसान है। 139 बी ऑप्शन, मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर बी। और वैसे भी आप देखें तो एक्यूज्ड के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 140 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, 140 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कॉमिटी, यानी कि जो भी गिवन ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कॉमिटी वर्ड का अपोजिट कौन सा होगा। कॉमिटी का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमिटी, यानी कॉमिटी का मतलब आपके अनुसार क्या होगा बताएं। कॉमिटी का मतलब होता है शिष्टाचार। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है, शिष्टाचार। कॉमिटी का मतलब होता है शिष्टाचार। अब हम एक कॉमिटी के सिनोनिम देख लेते हैं, जैसे सिविलाइज्ड आपने वर्ड एक सुना होगा, तो सिविलाइज्ड से सिविलिटी बन जाएगा, सिविलिटी वर्ड आपका नाउन बन जाएगा, सॉविटी नाउन बन जाएगा, जो इसका मतलब हो जाएगा शिष्टाचार। एफेबिलिटी हो जाएगा, एफेबिलिटी यानी AFFABILITY, एफेबिलिटी। ऑल्ट्रुइज्म इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। कर्टसी, व्हाट डू यू मीन बाय कर्टसी, कर्टसी का मतलब होता है शिष्टता, विनम्रता। सिनोनिम्स हो जाएगा किसका?
कॉमिटी का हमें क्या देखना है, ऑपोजिट देखना है, यानी एंटोनिम फाइंड करना है। हॉस्टिलिटी क्या होता है, हॉस्टाइल रिलेशन, आपने सुना होगा हॉस्टाइल रिलेशन यानी दुश्मनीपूर्ण, शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल रिलेशन, द्वेष भाव वाले। तो यही हमारा बेस्ट पॉसिबल एंटोनिम है यहाँ पर, हॉस्टाइल यानी हॉस्टिलिटी बोलते हैं इसे। सी ऑप्शन है एमिनिटी। एमिनिटी मीन्स सुख सुविधा वाले, एमिनिटीज़ बोलते हैं ना, एमिनिटी सुख सुविधा, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका, कॉमिटी का। बेनेवलेंस बड़ा ही परोपकारी और भलाई इंसान करने वाला, भलाई परोपकारी, बेनेवलेंस, बेनेवलेंट वो एडजेक्टिव बन जाएगा यानी परोपकारी इंसान, बेनेवलेंस हो जाएगा इसका सिनोनिम, किसका, कॉमिटी का। तो बाकी सारे सिनोनिम्स हैं सिर्फ और सिर्फ बी को छोड़कर, यानी बी बॉल को छोड़कर। तो हॉस्टिलिटी आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर बी बॉल, हॉस्टिलिटी। इसका मतलब होता है शत्रुता, द्वेष भाव। आगे बढ़ते हैं 141, 141 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय द इडियम हिट द सैक। व्हाट डू मीन बाय हिट द सैक। आपने वर्ड सुना होगा सैक और हे। अगर मैं बात करूँ सैक और हे की, अगर नाउन के रूप में बात करूँ तो फिर 141 में कह रहा है हिट द सैक। अब आपको ईडियम बताना है। अब हम सबसे पहले आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं। सबसे पहले देखिए सैक अगर नाउन होगा तो सैक का मतलब वही होगा जो हे होगा, यानी सैक और हे दोनों का मतलब होता है बेड। लेकिन अगर ये वर्ब होगी तो आप ध्यान से सुनिएगा, सैक अगर वर्ब होगी SAC के तो इसका मतलब होता है किसी को कहीं से निकाल देना, जैसे जॉब से किसी को निकाल देना। ही वॉज सैक्ड फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम दैट कंपनी, उस कंपनी से वो उसे सैक कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो वो वर्ब हो जाएगी। अब देखिए ज़रा, ये ईडीएम है यहाँ पर, हिट द सैक, इसका मतलब क्या हो जाएगा। अभी मैंने ईडीएम और फ्रेज के बारे में अंतर बताया है ना, कि ये जब कंबाइन होंगे तो अलग मीनिंग देंगे। हिट द सैक मतलब कि टू गो टू बेड, सोने के पर्पज़ से। अब ये पर्पज़, आप ये जो ईडीएम है आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। जैसे अब देर रात तक किसी से बतियाते रहे या चैट करते रहे, जो भी करते रहे, या फिर कहीं से कहीं भी यूज करना है तो आपके हिसाब से आप उससे बोल सकते हैं कि जैसे देर रात में आपको बात करनी है या फिर देर रात में इसे यूज करना है, कैसे बोलेंगे, इट इज़ लेट नाइट, वी शुड हिट द सैक नाउ, यानी ये बहुत रात हो चुकी है, अब हम सब लोग को सोना चाहिए, इसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोई ये कहे कि मैं डेली 9 बजे सो जाता हूँ तो कैसे बोलेंगे, मैं डेली 9 बजे सो जाता हूँ। तो इसे आप यूज कर लेंगे, इस ईडियम को यूज करके बोलिए कैसे बोलेंगे। आई यूजली हिट द सैक एट 9 PM, ऐसे बोल सकते हैं। आई यूजली हिट द सैक 9 PM। मैं कहूँ कि वो 9 बजे सो जाता है, पक्का वो 9 बजे सो जाता है, तो ही हिट्स द सैक एट 9 PM, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ही ऐसे भी बोल दें, ही ऑलवेज हिट्स द सैक एट 9 PM। अगर मैं कोई ऐसे आपसे कहे कि आप कितने बजे सोते हो, तो आप ये बोलो कि मैं वही 9:30, 10, 11, 10:30, 11, 12 ऐसे सब सो जाता हूँ। अब आपके पास कोई टाइम फिक्स नहीं तो एट प्रिपरेशन नहीं लगाएंगे, प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से लगती है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या लगाओगे, जैसे मैं कहूँ कि मैं 10, 9:30 या 10 बजे सो जाता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, यानी 9:30 या 10 बजे तक सो ही जाता हूँ, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो फिर उसके लिए आप ट्रांसलेट करेंगे कैसे, आई यूजुअली हिट द सैक बाई 9:30 और 10 PM, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो आप इसे डेली यूज करें, आप देखो याद हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं याद हो जाएगा। आप इसे आज ही से यूज करना शुरू करें, हिट द सैक ऐसे, है ना। तो इस चीज़ को अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है जो हमारी है वो है, उसमें क्वेश्चन नंबर जो है 142 है, यानी 142 पे पढ़ते हैं हम लोग 142 में। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी जो 4 ऑप्शन गिवन ऑप्शन दे रखे फॉर गिवन ऑप्शन में आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, यानी कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, सही से स्पेल्ड किया गया है। अब हमें सबसे पहले इसकी मीनिंग तो पता नहीं चाहिए, इसका सही से प्रोनाउंसिएट क्या करेंगे। सही ऑप्शन आपका बी बॉल है, और इसका प्रोनाउंसिएशन करिएगा अपने मन में, सबसे पहले करिए, क्या प्रोनाउंसिएट करिए सबसे पहले। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिलुएट इसे बोलेंगे, सिलुएट। अब बहुत से लोग इसे सिलहौटे बोलेंगे, ऐसा गलत है, सिलुएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिलुएट। अब इसका मतलब क्या होता है, छाया चित्र होती है किसी चीज़ की। सिलुएट मतलब द डार्क शेप ऑफ एनीथिंग, द डार्क शेप ऑफ एनीथिंग, या फिर आउटलाइन भी बोलेंगे किसी चीज़ की, सिलुएट बोलेंगे इसे, सिलुएट। सही से प्रोनाउंसिएट करेगा, सही स्पेलिंग आपकी निकल के आएगी जाएगी ऑटोमेटिक।
मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रोनाउंसिएशन सही सुधारें अपना। प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग बोलेंगे मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, आपने पहले ही प्रोनाउंसिएशन में ओ लगा दिया, गलत हो जाएगा। इट्स अ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 142 में 142 में बी बॉल हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका बी बॉल है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। इससे स्पेल्ड सिर्फ एक ही वर्ड है सिलवेटी से, ध्यान दीजिएगा सिलवेट। ये नाउन और वर्ब भी दोनों भी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं 143 में कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें क्या रहा है, आगे बढ़ते हैं इसमें कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ये बताया गया है। ही वॉज प्रमोटेड, अब देखो ही सेंटेंस वॉज प्रमोटेड यानी पैसिव वॉइस से पास्ट एंड डिफरेंट टेंस का। ही वॉज प्रमोटेड, उसे प्रमोट कर दिया गया था, कहाँ पर, टू द रैंक ऑफ मेजर, मेजर की रैंक पर। इन रिकग्निशन ऑफ हिज, उसकी रिकग्निशन, उसकी पहचान पर, किस पहचान पर, ऑफ हिज डैश ड्यूरिंग द बैटल। अब हमें पता चल गया कि कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ हुई होगी तभी उसे प्रमोट किया गया, क्योंकि आप मेहनत करोगे, अच्छा करोगे तभी तो प्रमोशन मिलेगा, ऐसा तो डिमोशन मिल जाएगा अगर आप कुछ नहीं करोगे। प्रमोशन मिलेगा तभी जब आप कुछ बेहतर करोगे, यानी जो ऑप्शन दे रखा है इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड आया। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ड हमें पता चल जाए तो चाहे, अब हमारे पास अगर हम देखें दिमाग लगाएं तो सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं सिवाय ऑप्शन नंबर ए के, वेलर के। वेलर पॉजिटिव वर्ड है, पराक्रम जिसे बोलते हैं, वीरता, उस टाइप से। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं एग्जाम में। अदरवाइज हम यहाँ पर सेंस भी निकाल लें कि उसे प्रमोट किया गया था, तो क्यों किया गया था, उसका रीज़न ये था कि उसकी रिकॉग्निशन देखी गई, उसका जो पराक्रम देखा गया, जो उसने युद्ध में दिखाया, युद्ध में जो रणकौशल में दिखाया उसने अपना, उसकी वजह से पराक्रम, साहस, वीरता जो दिखाई उसने बैटल युद्ध के दौरान, उसकी वजह से उसे प्रमोट कर दिया गया, कहाँ पर, मेजर की रैंक पर। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, सेंटेंस है। सेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोई पॉजिटिव वर्ड ही लाएंगे। पहली बात तो आपको ये पता चल गई थी क्योंकि प्रमोशन उसका हुआ था। अब हम ऑप्शंस भी देख सकते थे। वेलर मीन्स होता है पराक्रम, साहस, वीरता। टिमिडिटी आपको पता है ना, कायरता होती है। विम्पिनेस कायरता होती है। कावर्डिस कायरता होती है। यानी तीन वर्ड आपस में दे रखे हैं, तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। इनका तीनों का मतलब होता है कायरता, जो नहीं यूज किए जाएंगे इसमें। तो अब ये देख सकते हैं ना, अब आपको चीज़ मैं बता दिया, यहाँ पर एक पैसिव वॉइस भी यूज किया गया है क्योंकि उसको प्रमोट किया गया था, उसने खुद नहीं किया था अपने आप को, उसने को प्रमोट किया गया था। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेलर ड्यूरिंग द बैटल। अब आपको यहाँ कोई से बताएगा हमें कि यहाँ पर वेलर जो यूज किया गया है कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर नहीं पता है तो आप देखिए, हिज लगा है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यानी कोई नाउन आता है, क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर जो वेलर है, यहाँ पर ये नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, पराक्रम, साहस, वीरता। मूविंग ऑन नेक्स्ट 144। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे पढ़ाएंगे कल, यानी कि इसकी नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो कल बना देंगे। कुछ काम आ गया तो उसके लिए जाना पड़ेगा, तो अब इसका जो बाकी का वीडियो हो कल बना देंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू। आप क्लास को बार बार देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बताइए। थोड़ा आप मुझे मेरा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। हालांकि मैंने बताया ना, वीडियो की क्वालिटी नहीं है, लेकिन कंटेंट्स की क्वालिटी आपको मैं 100% दूंगा, उससे रेलेवेंट चीज़ें। और मैंने जो टैगलाइन दे रखी है कि सबसे बेहतर सोल्यूशन दूंगा, तो वाकई में सबसे बेहतर सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, बेहतर सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप क्या करना है, आपको आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, 3 से 4 बार, जितनी बार देख सको, जब तक चीज़ें आपको याद ना हो जाएं कम्प्लीटली जो मैंने बोली है। इसके बाद आप अगर चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा सेंटेंस को, इस सेंटेंस को, जो भी आपको वर्ड वोकैब याद करना है। और वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आप देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करें। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं सारे पेपर कराऊंगा आपको। सीजीएल भी स्टार्ट कर दूंगा अभी कुछ दिन बाद, सीजीएल के पेपर सारे कराऊंगा। पहले ये जो पेपर आ रहे हैं एग्जाम में वो करा दें, आरओ का हो गया, स्टेनो का हो गया, ये सब। इसके बाद मैं सीजीएल का भी स्टार्ट कर दूँगा पेपर। कुछ टफ नहीं होते हैं, सब आसान होते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें और छोटे बच्चों को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।